अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? चलिए, जबरदस्त, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। अम, 1 मिनट में स्टार्ट करें। इब्राहिम राठौड़, कौन सी स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही लड़के? अच्छा यार, स्टार्ट करें। अच्छा यार, 2 से 3 मिनट मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। इसको इसको गौर से सुनिएगा बच्चों, इसको अल्लाह का वास्ता गौर से सुनिएगा। अ, यार, तस्वीर आ रही है आप लोगों को? एक सेकंड है मुझे यार। अच्छा जी। यार देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसको सुनिएगा और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि हम चाह क्या रहे हैं बेसिकली, हमारा हमारा भी स्ट्रेटेजी क्या है। देखें, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने अभी कुछ आइजाज को कंप्लीटली नहीं पढ़ना। हमने क्या करना है यार, चूंकि हमने लिंकिंग के साथ पढ़ना है, तो हमने एक चीज करनी है कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हर जगह पे आपको दिखेंगी और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपको हर जगह पे दिख रहे होंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं यार एक, कि उन सारे वर्ड्स को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर लें पहले। अब फॉर एग्जांपल, हमें अब थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया कि जी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझ में आ गया। उस ऑब्जेक्टिव से हमें फिर कॉन्सेप्ट्स और समझ में आने लगे कि जी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस फेज पे गए। हमने कहा कि जी प्रोसीजर्स क्या होते हैं यार, तो वो प्रोसीजर्स हमने थोड़े बहुत पढ़ लिए, थोड़े बहुत प्रोसीजर्स हमने समझ लिए। अब लाइक लास्ट क्लास में एक बच्चा कह रहा था कि सर एग्जिस्टेंस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गया, सर वैल्यूएशन का है। मेरा प्यारा बच्चा, हम ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं। हम इंशाल्लाह, हमारी 7 से 8 क्लासेस होंगी ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो वो कंप्लीट नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ एक थोड़ा सा एज एन ऑडिटर आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ यार ये कुछ प्रोसीजर होते हैं, कि जीडीएन देख लिया और जीआरएन देख लिया और एजर्शन का ये मतलब है, कुछ एजर्शन वगैरह पढ़ ली। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है कि पीपी के प्रोसीजर कंप्लीट हो गए और इन्वेंट्री के प्रोसेस कंप्लीट हो गए, नहीं यार। वो हम इंशाल्लाह सुकून से पढ़ेंगे। बट अभी हमारे, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यार 6 से 7 क्लासेस ऐसी हैं प्यारे बच्चों, जिसमें हमने थोड़ा सा हमने ऑडिट का एक ओवरऑल बेसिक चीजों को समझना है। समझ आ रही है बात यहाँ तक? तो यार अल्लाह का वास्ता, यहाँ तक थोड़ा साथ दो। पीपी खत्म नहीं हुआ, इवन एज अ 200 भी खत्म नहीं हुआ, ना ही इन्वेंट्री के प्रोसेस खत्म हुए। हाँ, एज एन ऑडिटर मुझे अब थोड़ा बहुत एक आइडिया हो चुका है कि मैं क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूँ। ये जो वर्ड था एजर्शन, ये जो वर्ड था डायरेक्शन टेस्टिंग, इसका थोड़ा सा मुझे आइडिया हो चुका है। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई हम सारे? सेकंड चीज,
सेकंड चीज इंशाल्लाह आपको आपको आज रात तक नहीं तो कल तक जितनी चीजें हमने पढ़ ली हैं उसके प्रॉपर आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे। जितने सवाल हमने कर लिए उसके हैंडआउट्स मिल जाएंगे। जितने आंसर्स हमने ड्राफ्ट कर लिए हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को क्या कहते हैं आपको हैंडआउट मिल जाएंगे। और सेकंड चीज हम ये कर लेंगे जो सवाल हम कर चुके हैं उसके मैं अपने भी आंसर्स दे दूंगा। उन सवाल को मैं किसी ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा तो आप लोग नीचे अपने आंसर्स लिखते रहिएगा, मैं साइमल्टेनियसली वो आंसर्स भी चेक कर लूंगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्यारे बच्चों, वो तो हमने साइमल्टेनियसली रीड भी कर ली है। आई अंडरस्टैंड कि जी आपने घर पे रिवाइज करना होगा। वो हैंडआउट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र। क्लियर है हम सारे यहाँ तक? चले जी। अब एक काम करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबको दिख रही है स्क्रीन यार? अच्छा जी, चले यार, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज 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 की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा यूं समझने की कोशिश करें कि जी हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर ये जो ऑडिट है इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। इसमें पहला एलिमेंट है थ्री पार्टी रिलेशनशिप, ऐसा ही है सर? इसमें आपके पास एक शेयर होल्डर होता है, सर एक अदद आपके पास मैनेजमेंट होती है, और एक अदद आपके पास ऑडिटर होता है। प्यारे बच्चों ऐसा ही है? फिर सर ये जो आप ऑडिट करते हो सर किसी ना किसी एलिमेंट, सर किसी न किसी सब्जेक्ट मैटर का होता है। सर वो सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये किसी ना किसी बेसिस पे प्रिपेयर्ड होते हैं। सर वो क्या है? सर वो पाकिस्तान में आईएफआरएस है। सर एज एन ऑडिटर, सर एज एन ऑडिटर मैं क्या करता हूँ? सर मैं उसके ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? अच्छा जी, सर सफिशिएंट क्यों करता हूँ इसकी भी लॉजिक है। सर अप्रोप्रिएट क्या है, ऑडिट एविडेंस क्या है? सर ये कुछ वर्ड्स हमें पता चल गए अब, सही है ना? पहली क्लास में मैंने ऑडिट एविडेंस का वर्ड लिखा था, अब मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का वर्ड लिख सकता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो सिर्फ ये दो वर्ड मैंने एक्स्ट्रा ऐड करे इस एलिमेंट में, ये दो वर्ड मैंने एक्स्ट्रा ऐड करे इस एलिमेंट पे, जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में 2 घंटा इसको समझा था। क्लियर है बच्चों? और सर फिर एज एन ऑडिटर सर मैं कोई ना कोई शेयर होल्डर को रिपोर्ट दूंगा, और उस रिपोर्ट में कोई ना कोई मेरा ओपिनियन आ रहा होगा रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा ही है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, आम सर अब मेरी बात सुनिएगा। सर मेरी बात सुनिएगा। सर ये जो ऑडिट है सर बेसिकली इसके इसके वजह से सिर्फ फिलहाल समझने के लिए हम कहते हैं सर इसके 3 फेजेस हैं। इसके आप समझ लें कि जी 3 मॉड्यूल्स हैं। सर पहला स्टेप क्या है या पहला फेज क्या है? प्लानिंग। सर दूसरा फेज क्या है? सर दूसरा फेज है परफॉर्मेंस। सर तीसरा फेज क्या है? तीसरा फेज है सर आपके पास सर मैंने ऑडिट के 3 फेज लिखे हैं। सही है सर, मैंने ऑडिट के 3 फेज लिखे हैं। सर सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? सर ऑडिटर प्लानिंग करेगा। सर सबसे पहला काम ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर प्लानिंग करेगा। अच्छा जी,
सर उसके बाद सर जब प्लानिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो सर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा। सर कैसे एग्जीक्यूट करेगा सर? बाय परफॉर्मेंस। सर क्या परफॉर्म करेगा? सर ऑडिट, सर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? सर जब प्रोसीजर्स ही परफॉर्म कर लेगा, जब प्रोसीजर्स ही परफॉर्म कर लेगा तो सर तीसरा स्टेप क्या होगा? सर जब सब काम सारा कर लिया, ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ले ली, तो फिर आखिरी स्टेप क्या होगा? सर आखिरी स्टेप होगा ओपिनियन। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा प्यारे बच्चों, जबरदस्त बच्चों, ये ऑडिट प्रोसीजर्स का हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया था कि प्रोसीजर कैसे होने चाहिए भाई। प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए भाई? हाँ भाई, ऑडिट प्रोसीजर कैसे होने चाहिए? सिर्फ अप्रोप्रिएट, सिर्फ रेलिवेंट है? हाँ जी, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इनका ओवरव्यू लिया था, इसको पूरा नहीं पढ़ा था। हमें इंशाल्लाह 7 से 8 क्लासेस लगेंगे इसको पढ़ने में। हमने इसका सिर्फ और सिर्फ क्या किया था प्यारे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लिया था। किस हद तक? इस हद तक कि सर हमें पता चल जाए कि रेलिवेंट क्या होता है, हमें पता चल जाए कि रिलायबल क्या होता है, और सर हमें पता चल जाए एक चीज कि जी ये assertions क्या होती हैं। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो सिर्फ इन 3 वर्ड्स को समझने की कोशिश की थी, सिर्फ इन 3 वर्ड्स को। अब अगर मैं आपसे कहीं पे भी हमारे हैंडआउट में एग्जेशन का वर्ड आ रहा होगा, आप समझ जाएंगे। कहीं भी हमारे कोई भी हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे उसमें रिलायबल का वर्ड आ रहा होगा, तो सर इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे इसको। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? अच्छा जी। सर एक काम करते हैं, सर आज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, प्लानिंग को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें। तो सर थोड़ा सा आज एक काम करते हैं सर, थोड़ा सा इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं, अब प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। ऐसा काम कर लें बच्चों? अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त। आम सर अगेन जो हम स्टैंडर्ड आज पढ़ने जा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। मैं वापस से रिपीट कर दूं, जो स्टैंडर्ड आज पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास का सिर्फ एक पर्पस होगा कि हमें सिर्फ एक वर्ड समझ में आ जाए, एक वर्ड समझ में आ जाए। और वो वर्ड कौन सा है भाई? वो वर्ड है ऑडिट रिस्क। सर ये वर्ड क्यों आया, ऑडिटर क्यों करता है सारे काम, इंशाल्लाह आज आज की क्लास के 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट टू अंडरस्टैंड वन वर्ड विच इज द ऑडिट रिस्क। क्या यहां तक बात क्लियर है भाई? तो पूरी 2 घंटे की क्लास का ऑब्जेक्टिव पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक वर्ड को समझना है, ऑडिट रिस्क। सही है भाई? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड से। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आ, सर सर ऑडिट रिस्क है क्या, इसको थोड़ी देर में समझते हैं। सर ऑडिट रिस्क है क्या, इसको थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह समझते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं, मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं, एक स्टैंडर्ड लिखने जा रहा हूं जिसका नाम है आइजा 315। सर मैं आपके सामने एक स्टैंडर्ड लिखने जा रहा हूं, आइजा 315। सर ये स्टैंडर्ड क्या है? सर इस स्टैंडर्ड के बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर क्या 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं? सर पहला ऑब्जेक्टिव है कि जी ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क, ऑडिटर की जिम्मेदारी टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। अच्छा जी। सर इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है वंस द रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड,
उस रिस्क की असेसमेंट करनी है कि जी रिस्क कितना है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, दरमियाना रिस्क है। हम अभी भी ऑडिट रिस्क का हमने अभी कुछ नहीं समझा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि जी एज एन ऑडिटर यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। सर आइडेंटिफाई तो समझ में आता है, सर ये ऑडिट रिस्क क्या है, सर थोड़ी देर में समझते हैं इसको, और पूरी क्लास इस चीज के लिए। अच्छा जी, सर असेसमेंट क्या है, इंशाल्लाह समझेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? हम सारे कुछ नहीं समझा है, सिर्फ सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखा है। अच्छा जी, जबरदस्त। सर एक काम करते हैं सर। सर आयजा ने जैसे ही ऑडिटर के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद कर दी कि जी आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है, आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो हमने एज एन ऑडिटर आयजा से कहा कि जानी हमें बताएं कि हम रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं भी ऑडिट रिस्क नहीं पढ़ा रहा, हमने कहा कि भाई सेकंड ऑब्जेक्टिव ईमान थोड़ी देर में समझेंगे, छोड़ दें अभी। हमने कहा कि यार, हमने कहा यार चले हमें बताएं सर ऑडिट रिस्क। उसने एक वर्ड लिखा बच्चों, उसने एक वर्ड लिखा। उसने कहा एज एन ऑडिटर ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा। तो उसने एक वर्ड लिखा, और उसने वर्ड लिखा, हाँ भाई, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सर ये क्या हो गया? सर वो कह रहा है एज एन ऑडिटर आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। हमने कहा भाई किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? इसने कहा आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं ना, सबसे पहला काम ये करें सर, आप एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लें। यार आजान हो रही हो तो मुझे बता देना, सही है? अच्छा बच्चा मेरी बात सुनेगा, सिर्फ एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, और जैसे से वर्ड डिस्कस करेंगे मेरी बात सुनना। हम पढ़ ऑडिट रिस्क रहे हैं, लेकिन ऑडिट रिस्क समझेंगे हम 1 घंटे बाद। ऑडिट रिस्क हम समझेंगे 1 घंटे बाद, और जितना भी लेक्चर है उसको वापस से रिकैप करेंगे। तो अभी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। सर ऐसा कहता है आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। हमने कहा क्या मतलब एनवायरनमेंट यार? उसने कहा कि यार एनवायरनमेंट में आप एक काम करें, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें इंडस्ट्री की। हमने कहा सर क्या मतलब, सुनिएगा बच्चों हम प्लानिंग फेज में। हमने कहा क्या मतलब यार इसका? इसने कहा सर, इसने कहा सर इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। हमने कहा कैसे करें, क्या करें? इसने एक बात समझाई मुझे। इसने कहा सर लेट से, मैं आपके सामने एक बेसिक एग्जांपल रखता हूं। हम समझने जा रहे हैं इंडस्ट्री को, हम समझने जा रहे हैं इंडस्ट्री को। अच्छा जी, अच्छा सर फॉर एग्जांपल, मैं एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। सर लेट से डिलॉयट ऑडिट कर रहा है नोकिया का। फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल, सर डिलॉयट ऑडिट कर रहा है नोकिया का। सर सबसे पहला काम इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। सर नोकिया कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करता है? सर बहुत जबरदस्त, सर नोकिया फॉल करता है टेलीकम्युनिकेशन में। ऐसा ही है भाई? अब मेरी बात सुनिएगा। सर डिलॉयट यहाँ पे बैठ के ऑडिट कर रहा है नोकिया का, लेकिन ऐसा कहता क्या, ऐसा कहता है यार एनवायरनमेंट को देखो, नोकिया को ना देखो। सुनना मेरी बात, नोकिया को ना देखो, नोकिया के बाहर जो एक एनवायरनमेंट है इसको देखो। क्या मतलब इसका यार? सर इंडस्ट्री को देखें, सर इस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को देखें। जबरदस्त, इस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को देखें। हाँ भाई, दानियाल बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सर मैं एक काम करता हूं, सर मैं नोकिया का ऑडिट कर रहा हूं, लेकिन मैं इंडस्ट्री को देख रहा हूं, और मैं इंडस्ट्री में देखता हूं कि भाई, हाँ भाई क्या लिखा है?
एक और वर्ड भी बता दो, जल्दी से बता दो। जबरदस्त। क्या मतलब है इसका भाई, क्या मतलब है इसका? सर ये कौन है सारे, सर ये कौन है? हाँ भाई ये कौन है सारे? सर ये कॉम्पेटिटर है। तो सर कॉम्पेटिटर का सैमसंग एप्पल और इन सब का, इस सब की वजह से नोकिया का क्या ताल्लुक भाई, नोकिया से क्या ताल्लुक है इसका? अच्छा यार अजान हो रही है, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम 10 से 12 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, अजान भी सुन लो और फिर जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाए, 10 से 12 मिनट सही है?
सब आ गए भाई? चलें जी। अच्छा जी, यार आप एक चीज समझेगा बच्चों, कुछ हम एक ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, सही है? तो यार हमने कहा कि जी अगर आप फॉर एग्जाम्पल आयजा आपसे कहता है कि सर आपने अंडरस्टैंडिंग किस चीज की ऑब्टेन करनी है, आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है एनवायरनमेंट की, सही है? सर एनवायरनमेंट में आपने किस चीज को देखना है कि जी कंपनी है किस इंडस्ट्री में, सर इससे फायदा क्या होगा? सर जब भी आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है। अच्छा जी, सर इससे क्या होगा? सर मैं ऑडिट नोकिया का कर रहा हूँ, तो मुझे इससे क्या लेना देना कि भाई सैमसंग क्या है, एप्पल क्या है, सारी चीज डिस्कस करते हैं सुकून से। अच्छा जी, सर एक और एग्जांपल आपके सामने इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सर मैं ऑडिट कर रहा हूँ ओजीडीसीएल का, हाँ, मैं ऑडिट कर रहा हूँ लेट से जीएचपीएल का, ब्रिटिश पेट्रोलियम का, सर जितनी भी ऑयल एंड गैस सेक्टर है। हाँ जानी, यार मैं डिलॉयट इनका ऑडिट कर रहा है यार, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। मुझे बताएं ऑयल एंड गैस सर ये कौन सी इंडस्ट्री है? क्या ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है? सर ये कौन सी इंडस्ट्री है? तो जानिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, जानिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। आरिश बहुत जबरदस्त, अली हुमायूं बहुत जबरदस्त, हाँ भाई चल क्या रहा है? राना हमजा बहुत जबरदस्त। सर ऑयल की प्राइसेस, सर ऑयल की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली क्या कर गई हैं? हाँ भाई ऑयल की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली क्या कर गई हैं? सर सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर गई है, बहुत जबरदस्त। तो सर इससे क्या फायदा हो रहा है? सर इससे क्या फायदा हो रहा है थोड़ी देर में समझेंगे बच्चा, थोड़ी देर में समझेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? बच्चों सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं एक वर्ड समझने की, और वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है इंडस्ट्री। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। तो सर मैंने, आयजा कहता है आप एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लें, आप और एनवायरनमेंट में आप इंडस्ट्री को देखें। सर इसके बाद और क्या काम करूं? वो कहता है यार, अगला काम आप ये करें कि जी आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसके ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। सर अब अगला अगला वर्ड क्या है सर? अब अगला वर्ड हम कौन सा समझने जा रहे हैं बच्चों? रेगुलेशन। जानिए कॉपी करने का टाइम दूंगा, सुकून से रहो, जो समझा रहा हूं वो समझो, ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको प्यारा बच्चा वो समझो। आ, सर मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी को ऑडिट कर रहा था। सुनना मेरी बात को। सर मैं पाकिस्तान में एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी को ऑडिट कर रहा था। मुझे बताएं, जब ये पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने एक रेगुलेशन पास कर दी, एक लॉ पास कर दिया। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। वली मोहम्मद बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अरे बहुत जबरदस्त। सर दो तीन किस्म का लॉ है, फॉर एग्जाम्पल सर पहला लॉ आया कि जी जो नॉन फाइलर होगा, फॉर एग्जाम्पल जो नॉन फाइलर होगा वो कार परचेज नहीं कर सकेगा। ऐसा कुछ आया था भाई लॉ? या उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा? हाँ भाई ये लॉ आया था। अच्छा जी, सर एक और कानून आया था कि जी जो भी कंपनी इंपोर्ट करती है उसके ऊपर जो ड्यूटीज थी वो डबल कर दी थी, वो 200% से डबल हो गई थी।
हाँ भाई, ऐसा लो आया था, याद आ रहा है? सर पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट तो नेगेटिव जा रहा था ना, डेफिसिट में था ना सर। तो दो ही चीजें थी यार, एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट कम करें। तो भाई इंपोर्ट कैसे कम करें सर? इंपोर्ट पे ड्यूटीज लगा दें। तो सर आप देखें ना सर, आपकी प्राइस कहाँ तक चली गई है सर? आप देखें तो आपकी गाड़ी की प्राइसेस कहाँ तक चली गई है? बीच में एक न्यूज आई, आप लोग सब ने पढ़ी होगी। पाक सुजुकी पाक सुजुकी ने पाकिस्तान में अपना प्लांट बंद कर दिया। याद है किसी को ये न्यूज भाई? इंडस मोटर ने, पाक सुजुकी ने अपने अपने प्लांट्स को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? बिकॉज इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। जब इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे तो भाई प्लांट असेंबल कैसे करेगा? जब असेंबल ही नहीं कर रहा तो प्लांट को क्या कर दिया भाई? सर प्राइस देखे ना सर, जब इंपोर्ट ड्यूटीज आपकी बढ़ी तो आपकी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी। जब गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी, बच्चों आप सबने पढ़ा होगा लॉ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब प्राइस एक प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? जबरदस्त सर, डिमांड रिड्यूस हो गई। बहुत जबरदस्त बच्चों। सर डिमांड ही रिड्यूस हो गई सर। बच्चों थोड़ा समझना मैं किस तरफ लेके जा रहा हूं। सर डिमांड रिड्यूस हो गई तो सर ये जो कार मैन्युफैक्चरर है, इसके पास इन्वेंट्री में कोई 1 लाख गाड़ियां आ रही होंगी। हाँ भाई। सर ये जो कार मैन्युफैक्चरर है, इसके पास कोई 1 लाख गाड़ियां आ रही होंगी। और सर आप कह रहे हैं जो 1 लाख गाड़ियां हैं, इसकी डिमांड कम हो चुकी है, प्राइसेस ज्यादा हो चुकी हैं। जबरदस्त हो गया सर। आप समझ रहे हैं? मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। एक सिर्फ एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, सिर्फ एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं। सर मुझे एक बात बताएं, जब मैंने रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ली, जब मैंने रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ली सर, तो इससे सर मसला क्या है सर? सर ये सारे काम कर क्यों रहे हैं? भाई बात सुनना यार, यहाँ पे सुकून से सुनो एक चीज। सर ये सारे काम कर क्यों रहे हैं सर? आपकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन। हाँ भाई। जानिए आपकी आपकी जिम्मेदारी क्या है? किस चीज के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है? क्या क्या रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है? कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने? हाँ भाई। सर तो ये क्या प्लानिंग पढ़ा रहे हैं सर? ये क्या कॉम्पिटिटर पढ़ा रहे हैं सर? ये क्या इंडस्ट्री का वर्ड पढ़ा रहे हैं सर? ये क्या रेगुलेशन का वर्ड पढ़ा रहे हैं? नहीं बच्चों आप समझे नहीं। आप एक चीज समझे नहीं सर। सर जब आप ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत से एलिमेंट्स आ रहे होंगे। पीपी, इन्वेंट्री, इंटेंजिबल, कैश एंड बैंक, बैंक लोन, रिसीवेबल। सर जब आप इन आप मेरी बात सुनिएगा बच्चों, अब मुझे एक बात बताएं। एक कॉमन सेंस वाली बात है सर, वापस से आते हैं इस एग्जांपल पे। सर वापस से आते हैं नोकिया वाली एग्जांपल पे। बच्चों ये नोकिया की एग्जांपल है। मुझे एक बात बताएं, जब आपको पता चला कि भाई मार्केट में सैमसंग आ चुका है, एप्पल आ चुका है, ये क्यू मोबाइल आ चुका है, तो सर हो क्या रहा है मुझे बताएं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? सर जो नोकिया के प्रोडक्ट है इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? सर नोकिया के प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। हाँ भाई डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा जी जबरदस्त। सर जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों। ये रहा एफएस, ये रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जल्दी से बताओ। सर ये इन्वेंट्री में 3310 आ रहा है। सर ये इन्वेंट्री में 3310 आ रहा है। हाँ बच्चों, ये सैमसंग एप्पल आईफोन से मालूम करने से सर क्या मुझे एफएस के किसी एलिमेंट के ऊपर कुछ पता चल सकता है? सर ये जो इन्वेंट्री आ रही है,
सर क्या कंपनी की सेल्स कम हो गई है? बच्चों बहुत जबरदस्त। सर क्या कंपनी की सेल्स कम हो गई है? तो इट मीन्स क्या ये प्रोडक्ट बिक रहा होगा? क्या ये प्रोडक्ट बिक रहा होगा? सर ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा बच्चों, थोड़ा सा। सर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ओल्ड हो रहा है। सर प्रोडक्ट आपका क्या हो चुका है? प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। सर क्या मतलब इसका? सर क्या मतलब इसका? हाँ भाई, क्या मतलब इसका? सर ये जो इन्वेंट्री है, ये जो इन्वेंट्री है, ये शायद क्या हो चुकी है? ये शायद क्या हो चुकी है भाई? बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त छा गए यार आप लोग, बहुत बहुत जबरदस्त यार, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। सर आप एक चीज समझिएगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, एक चीज सुनिएगा। सर व्हाट इज, सर दफा करें सर, आयजा 315 को दफा करें, आयजा 500 को दफा करें। सर हम तो बस आयजा 200 को लेके चलेंगे। सर आयजा 200 के हिसाब से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं या फिर नहीं बने। ऐसा ही है भाई। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बच्चों, तो आप समझ रहे हैं सर? जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे होंगे, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे। इन्वेंट्री आ रहा होगा, रिसीवेबल आ रहा होगा, पेबल आ रहा होगा, कैश एंड बैंक आ रहा होगा, बैंक लोन्स आ रहा होगा। सर बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे। सर जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने बैठेंगे चीजों की, तो उन एलिमेंट्स के ऊपर आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस एफएस के एलिमेंट के ऊपर आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर अब सवाल है, बच्चों सवाल है, मेरा सवाल है आपसे, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? बच्चों मैं 10 एग्जांपल्स और दूंगा, मैं 10 एग्जांपल्स और दूंगा। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? बच्चों इसकी डेफिनेशन बता दो जल्दी से, जो समझ आ रहा है बताओ। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? बच्चों एक काम करते हैं, छाव में चले। हाँ जानी, छाव में चले। जानी छाव में चले। आए बच्चों, छाव में चलते हैं। बच्चों में ओपिनियन क्या देता हूं? एज एन ऑडिटर में ओपिनियन क्या देता हूं? मैं लिखता हूं, इन अवर ओपिनियन these financial statements are prepared in accordance with। हाँ भाई, नॉर्मली मैं ये ओपिनियन देता हूं, इन अवर ओपिनियन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ऐसा ही है भाई। बच्चों कॉमन सेंस वाली बात है। मैं अपने एक ऑडिट क्लाइंट पे ये लिख चुका हूं, इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। बच्चों मुझे बताएं, एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क क्या है? प्यारे बच्चों, एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क क्या है? यार बच्चों माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। सर व्हाट इज ऑडिट रिस्क? सर व्हाट इज ऑडिट रिस्क? मेरी बात सुनिएगा, मैं प्लानिंग फेज में हूं। सर व्हाट इज ऑडिट रिस्क? सर द ऑडिट रिस्क इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स may not be prepared in accordance with। सर एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क क्या है? सर एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क, सुनिएगा बच्चों, मेरे अल्फाज पे गौर करिएगा। सर एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क ये है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने, लेकिन फिर भी मैंने शेयर होल्डर को क्या बता दिया? मैंने फिर भी शेयर होल्डर को बता दिया कि जी ये एफएस किसके हिसाब से बने हुए हैं।
तो प्यारे बच्चों, एज एन ऑडिटर मेरा सबसे बड़ा रिस्क कि जी जब भी मैं प्लानिंग फेज में होता हूं, जब भी मैं प्लानिंग फेज में होता हूं, बच्चों मेरी बात सुनो, ये रहे एलिमेंट्स आ रहे थे कुछ बच्चों, ये नोकिया की एग्जांपल पे इन्वेंट्री के ऊपर ऑडिट रिस्क क्या है? इन्वेंट्री के ऊपर ऑडिट रिस्क क्या है? हाँ जी बच्चों, इन्वेंट्री के ऊपर व्हाट इज ऑडिट रिस्क? सर ऑडिट रिस्क होता क्या है? एफ एस इज नॉट इक्वल टू, ऐसा ही है भाई। बच्चों मुझे पता है एफ एस में क्या आ रहा है, इन्वेंट्री, ऐसा ही है भाई। सर इन्वेंट्री के ऊपर कौन सा IFRS? वली मोहम्मद बहुत यार बच्चों छा गए माशाल्लाह, कौन सा IFRS? IS2। सर मैं रिपोर्ट में क्या लिखूंगा? मैं रिपोर्ट में लिखूंगा इन्वेंट्री इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IS2। मेरा रिस्क क्या है? बच्चों आ जाओ जबरदस्त, मेरा रिस्क क्या है? मैं प्लानिंग फेज में हूं सर अभी। इन्वेंट्री में नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद कौन सा IFRS? इन अकॉर्डेंस विद IS2। बच्चों क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? सिर्फ सिर्फ ऑडिट रिस्क, प्यारे बच्चों सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, एफएस में नॉट बी इक्वल टू IFRS। कॉमन सेंस ये कहती है प्यारे बच्चों, कॉमन सेंस ये कहती है कि जब आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, जब आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ओपिनियन में ये बताना है, तो एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क भी क्या होगा कि एफएस में नॉट बी इक्वल टू IFRS। प्यारे बच्चों आ जाओ, प्यारे बच्चों आ जाओ, इस एग्जाम्पल में मुझे बताओ। सर अब आ जाए सर, इस वाले एग्जाम्पल में बताएं। सर पार्क सुजुकी का ऑडिट कर रहे हैं सर आप, सर आप पार्क सुजुकी का ऑडिट कर रहे हैं। हाँ प्यारे बच्चों, सर पार्क सुजुकी गाड़ियां नहीं बिक रही सर, सर पार्क सुजुकी गाड़ियां नहीं बिक रही सर, सर पार्क सुजुकी तो सर क्या, सर पार्क सुजुकी की गाड़ियां नहीं बिक रही सर। हाँ भाई, सर आपको नहीं लगता सर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो चुकी है? कॉम्पिटिटर की वजह से नहीं, लेकिन एक रेगुलेशन आ गई। कॉम्पिटिटर का कोई मसला नहीं है, लेकिन एक रेगुलेशन आ गई। सर आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो चुकी है? प्यारे बच्चों आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो चुकी है? सर जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, इट मींस कि आपकी इन्वेंट्री बिकेगी। तो सर मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री को अपने एफएस में रिकॉर्ड किया हुआ है 10 बिलियन पे। आपका रिस्क क्या है कि 10 बिलियन पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? नहीं सर, आप कहेंगे भाई जब आपकी डिमांड ही कम हो गई है तो ये इन्वेंट्री आपकी 10 अरब की थोड़ी बिकेगी, ये तो कितने की बिकेगी, ये तो कितने की बिकेगी? तो सर ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड कितने पे होनी चाहिए? सर इन्वेंट्री रिकॉर्ड कितने पे होनी चाहिए? तो सर इन्वेंट्री तो 2 अरब से कम कर दी, बाकी कहां ले जाऊं, बाकी 2 अरब कहां ले जाऊं? ऐसा ही है भाई। तो बच्चों रिस्क क्या था? मैनेजमेंट ने सर ही एफएस को प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट ने इसको रखा था 10 अरब रुपए के ऊपर। सुनना मेरी बात को। सर मेरा रिस्क क्या है? मेरा रिस्क ये है कि मैं गलती से कहीं यूजर को, शोल्डर को ये ना बता दूं कि जो 10 अरब का बैलेंस है ये IS2 के हिसाब से। सर क्या ये है IS2 के हिसाब से?
तो एज एन ऑडिटर सबसे बड़ा मेरा रिस्क कि जी शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने हुए, उसके बावजूद मैंने यूजर को बता दिया कि ये 10 अरब रुपए का बैलेंस है, ये बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? बच्चों आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूं, एक छोटी सी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने IAS 36 पढ़ लिया है, सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं, सिर्फ उनसे मुखातिब हूं, सिर्फ उनसे मुखातिब हूं फिलहाल। सर जिन लोगों ने IAS 36 पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने IAS 36 पढ़ा हुआ है, सिर्फ उनसे मुखातिब हूं। सर ये तो कार मैन्युफैक्चरर था, तो ये मैन्युफैक्चर कैसे करता होगा? इसके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आता होगा। हाँ भाई। बच्चों आपको पीपी में कोई रिस्क नहीं लग रहा? जिन्होंने 36 पढ़ा हुआ है सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। हाँ भाई, पीपी में कोई रिस्क नहीं लग रहा? सर ये पार्क सुजुकी, सर लेट से उसके पास एक प्लांट आ रहा है, सर लेट से उसके पास एक प्लांट आ रहा है। सर कितने का आ रहा है? सर कितने का आ रहा है? 100 मिलियन का आ रहा है। सर सुनिएगा मेरी बात, सर प्लांट की लाइफ कितनी है? सर प्लांट की लाइफ है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। सर ये प्लांट की लाइफ है, लेट से 5 साल की लाइफ है। सर ये 100 मिलियन क्या है सर इसकी? ये 100 मिलियन इसकी कैरिंग अमाउंट है। अच्छा जी। सर क्या कहता है 36 किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? जिन्होंने 36 पढ़ा हुआ है सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। सर क्या होती है रिकवेबल अमाउंट? सर क्या मतलब वैल्यू इन यूज का? सर वैल्यू इन यूज का क्या मतलब? कि जी इस प्लांट से आप कितने पैसे कमा लोगे यार? इस प्लांट को रखा हुआ 100 मिलियन पे, 5 साल इसकी लाइफ है, तो भाई 5 साल में कितना पैसा कमा लोगे? बच्चों मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। बिफोर रेगुलेशन पहला सिनेरियो, बच्चों मेरी बात सुनना। बिफोर रेगुलेशन कंपनी ने क्या करा होगा? कंपनी ने क्या होगा जी, पहले साल में लेट से कमाऊंगी 50 मिलियन, सुनना मेरी बात। दूसरे साल में कमाऊंगी 40 मिलियन, तीसरे साल 30, चौथे साल 20, पांचवें साल 10। तो सर मैं ओवर दी 5 ईयर्स कितने पैसे कमा रही हूँ? कितने पैसे कमा रही हूँ? बट सर ये तो ओवर दी 5 ईयर्स कमा रही हूँ। सर 100 मिलियन तो आज आ रहा है, तो सर इन सब की वैल्यू भी कब निकाल लूं? सर इन सब की वैल्यू भी कब निकाल लूं सर? सर सर जब कैरिंग अमाउंट आपकी आज पे आ रही है, तो फ्यूचर की वैल्यू को भी आज पे लेके आ जाए सर, जबरदस्त डिस्काउंट रेट करके। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है लेट से 130। बच्चों ऐसा ही है। तो जी IAS 36 ने कहा आपने 100 रुपए पे रखा हुआ है, आप इससे 130 रुपए कमाएंगे, तो उसको 100 रुपए पे रहने दें। बच्चों एक और सिनेरियो, बच्चों सुनना मेरी बात। सर एक और सिनेरियो, सर एक और सिनेरियो। आफ्टर रेगुलेशन, सर रेगुलेशन आ गई। सर क्या रेगुलेशन आ गई? कि जो नॉन टैक्स फाइलर होगा वो नहीं खरीद सकता। सर रेगुलेशन आ गई कि इंपोर्ट ड्यूटीज पे सर बैन लग गया है, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट पे बैन लग गया, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ गई। सर क्या कंपनी अब भी अगले साल 50 मिलियन कमाएगी? सर क्या इस प्लांट से अभी भी 50 मिलियन कमाएगी? नहीं सर, उसकी सेल्स क्या हो जाएंगी? बच्चों जो तुम लोग बार बार कह रहे थे सर रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो सर सोचे क्या फर्क पड़ेगा? सर 50 मिलियन कमाएगी? नहीं सर, शायद 30 मिलियन कमाए। हाँ भाई कितने मिलियन? सर 30 मिलियन। सर शायद अगले साल 20 मिलियन, उसके अगले साल 10 मिलियन, सर फिर 7 मिलियन, फिर 5 मिलियन। हाँ भाई कितना बना? कितना बना? 72। सर इसको भी क्या कर दूं, डिस्काउंट कर दूं सर, आज की वैल्यू पे लेके आ जाओ। सर क्या निकली प्रेजेंट वैल्यू? लेट से 60। सर वैल्यू इन यूज क्या निकली? सर लेट से 60। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपने एसिड रिकॉर्ड कितने पे किया हुआ है? इसको मैं किस पे लेके आ जाऊं? इसको किस पे लेके आना पड़ेगा? क्यों?
क्यों इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करूंगा? प्यारे बच्चों, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड क्यों करूंगा? क्योंकि आईएफआरएस कहता है। नहीं यार, इस तरह ना बताओ ना यार। बच्चों ये पीपी आपका क्या है? बच्चों पीपी आपका क्या है? सर एसिड की डेफिनेशन क्या है? सर एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? भाई यही होती है कोई डेफिनेशन? सर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कितना मिल रहा है आपको? सर कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है आपको? तो सर जब आपको फ्यूचर में बेनिफिट ही 60 का मिलना है, जब फ्यूचर में आपको बेनिफिट ही 60 रुपए का मिलना है, तो सर उसको उसको आप 100 रुपए पे रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा 100 रुपए का एसिड है? हाँ भाई, आप कह कैसे सकते हैं कि मेरा 100 रुपए का एसिड है? 100 रुपए का एसिड का मतलब कि क्या 100 रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? नहीं सर, इकोनॉमिक बेनिफिट कितने का मिलेगा? 60 का। तो सर 40 के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सर IS2। बच्चों आ जाओ। IS2 क्या कहता है वो? NRV क्या होती है? बच्चों मुझे एक बात बताएं। आपके पास एक इन्वेंट्री है, उसकी कैरिंग अमाउंट 100 रुपए। बच्चों क्या इन्वेंट्री भी आपका एसेट है? सर आपको लगता है ये इन्वेंट्री एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस शायद ये 80 रुपए की बिकेगी? हाँ प्यारे बच्चों, एसेट की डेफिनेशन क्या है? बच्चों एसेट की डेफिनेशन क्या डिस्कस करी? सर इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहा हूं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो। सर आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा कितने का? तो सर जब आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 80 का मिल रहा है, तो आप उसको 100 रुपए पे रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, जितने भी इवन ये जो IFRS में भी ट्रीटमेंट होती है सारी, इवन ये जो IS2 हो गया, IS36 हो गया, इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगी यार। एंड द लॉजिक इज एसिड की डेफिनेशन। चले बच्चों, आप मुझे एक बात बताएं। सर हमारी बुक्स में एक रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है। सर हमारी बुक्स में एक रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है। अच्छा जी, सुनना मेरी बात। सर हमारी बुक्स में एक रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है। अच्छा बच्चों, हुआ क्या, ये जिस कस्टमर से रिसीवेबल था, सर बात सुनिएगा, सर ये जिस कस्टमर से रिसीवेबल था, कोविड-19 की वजह से ये कस्टमर अपनी दुकान नहीं खोल सकता। हाँ भाई, ये दुकान ही नहीं खोल रहा। सर एक कस्टमर से रिसीवेबल है आपका। सर 100 मिलियन का रिसीवेबल है। 100 मिलियन का रिसीवेबल है सर। लेकिन जिस कस्टमर से रिसीवेबल है सर, उसकी उसकी दुकान ही नहीं चल रही सर, दुकान ही बंद है। सर जब दुकान ही बंद है सर, आप बताएं सर, एज एन ऑडिटर आपका रिस्क क्या है? प्यारे बच्चों, एज एन ऑडिटर आपका रिस्क क्या है? सर रिस्क क्या है? कहीं मैं शेयर होल्डर को ये ना कह दूं कि 100 रुपए का बैलेंस बिल्कुल सही है। क्या रिस्क हो सकता है? कि सर एक बैड डेट एक्सपेंस
रिकॉर्ड होना चाहिए। एक बैड डेट एक्सपेंस, अब ये कौन लानती है जो बैड डेट एक्सपेंस की स्पेलिंग ये लिख रहा है? हाँ भाई क्या हो गया यार? आ जाओ यार, ये स्पेलिंग यार। और वैसे भी जानी, बैट पे डेट नहीं होता, बैट पे हमेशा एसिड ही होता है। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, अब सर मुझे बताए रिस्क क्या है? बच्चों मुझे बताओ रिस्क क्या है? सर इट मींस इस कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा आपको। सर इसका मतलब इस कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा आपको। सर जब कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा तो आईएफआरएस क्या कहता है बच्चों? हाँ भाई, किसी क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? आईएफआरएस कहता है एक बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या समझ आ रही है बच्चों बात यहाँ पे? बच्चों जिस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग, या मुझे एक बात बताओ ना यार, आप खुद ही बता देना यार, चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप एयरलाइन कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हो। आवाज आ रही है सबको? बच्चों अब सबको आवाज आ रही है? बच्चों मैं कुछ कुछ आपसे कहूंगा ही नहीं अब। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप एयरलाइन कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। एक सेकंड ठहर जाओ यार, मैं चेक कर लूं आवाज आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? प्यारे बच्चों अब आवाज आ रही है? जबरदस्त। यार बच्चों अब देखो, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दो, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीरियस। आप एक एयरलाइन कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं सर, आप एक एयरलाइन कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। बच्चों जल्दी से मुझे बता दो क्या मसला है, जल्दी से बता दो क्या मसला है। जहाज नहीं चल रहे जानी, हमेशा याद रखना, जहाज चलता नहीं है, जहाज उड़ता है। जानी एयरलाइन का मसला क्या है? बच्चों आ जाओ यार, बताओ ना। हाँ भाई। सर क्या लोग ट्रेवल कर रहे हैं? सर जब लोग ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो इसके पास पीपी में कुछ, इसके पास पीपी में, प्यारे बच्चों बात सुनिएगा, इसके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कुछ एयरलाइंस आ रही होंगी, कुछ जहाज आ रहे होंगे। हाँ भाई क्या मसला है इन जहाज पे? जानिए अब इस जहाज का क्या मसला है? आओ ना यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक जहाज आ रहा है भाई। सर यूज ही नहीं हो रहा जहाज, जबरदस्त। सर जब जहाज यूज ही नहीं हो रहा तो सर उसकी वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? सर उसकी वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? सर सर कस्टमर ही नहीं आ रहा सर, तो कुछ कमा ही नहीं रहा। सर जब वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा भाई? बच्चों जबरदस्त यार, माशाल्लाह जबरदस्त, जबरदस्त। तो अगर अपने जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ना उसको अपने इर्द गिर्द अप्लाई करने की जब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना यार, तो बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत फायदा होगा। क्या क्लियर है भाई सारे यहाँ तक? बच्चों बात सुनो,
सिर्फ दो ही वर्ड समझे हैं प्यारे बच्चों, इंडस्ट्री और रेगुलेशन। और सर, और इन वर्ड्स का रट्टा नहीं लगा रहे सर, देखे ना किस तरीके से माशाल्लाह इंडस्ट्री और रेगुलेशन से आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। किस तरीके से सर आप इंडस्ट्री और रेगुलेशन से आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है भाई सारे यहाँ तक? सर किस तरीके से इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके माशाल्लाह आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा जी सर, आयजा फिर आपसे कहता है, जब आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, सर जब आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, बच्चों समझिएगा आयजा चल कैसे रहा है। आयजा ने कहा जब आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, सर अब किसके ऊपर आ जाए, अब एंटिटी के ऊपर आ जाए। सर अब किसके ऊपर आ जाए सर, सर अब आ जाए आप एंटिटी के ऊपर। सर एंटिटी के ऊपर किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लूं, सर एंटिटी के ऊपर आप सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लें उसके नेचर की और ऑपरेशंस की। सर क्या मतलब इसका, सुनिएगा बच्चों मेरी बात, क्या मतलब सर इसका, नेचर प्लस ऑपरेशंस। बच्चों आयजा कहता है देखिए, अब जब एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो अब देखिए कंपनी काम क्या करती है। गुलाम मुस्तफा बहुत जबरदस्त, कंपनी काम क्या करती है, मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं। प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग और बैंक दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं। सर क्या मैन्युफैक्चरिंग में पीपी के ऊपर रिस्क होगा, सर क्या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क होगा, सर क्या बैंक में पीपी के ऊपर रिस्क होगा, सर क्या बैंक में इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क होगा। नहीं सर, बैंक में किसके ऊपर होगा, रिसीवर के ऊपर, एडवांसेस के ऊपर, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर। समझ आ रही है बच्चों बात यहां तक? इन्वेस्टमेंट के ऊपर जबरदस्त। सर बैंक पैसा लेके क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। चले बच्चों, बच्चों यहां तक क्लियर है? तो ऐसा कहता है यार, जब तक आपको कंपनी के बारे में नहीं पता कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी काम क्या करती, फॉर एग्जाम्पल सर एक और एग्जाम्पल, सर सेकंड एग्जाम्पल, सर लेट से एक कंपनी है, हाँ बच्चों, सर एक कंपनी है, उसका ऑपरेशन ये है कि वो गाड़ी बेचती भी है, वारंटी भी देती है और फ्री सर्विस भी करती है। हाँ भाई, हाँ भाई जल्दी से आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ बच्चों, जिसने पढ़ा हुआ है सिर्फ उससे बात कर रहा हूं, जिसने पढ़ा हुआ है सिर्फ उससे बात कर रहा हूं। इसके ऊपर क्या रिस्क है, जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है। हाँ भाई, जिसने पढ़ा हुआ है फिलहाल उससे बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, सर क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, सर क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, सर किसके हिसाब से, सर इसके अगेंस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए, किसके हिसाब से, IS2 के हिसाब से। नहीं सर, किसके हिसाब से, सर कंपनी, सर लेट से कंपनी एक गाड़ी बेचती है, बच्चों आ जाओ, कंपनी एक गाड़ी बेचती है 10 लाख रुपए की, कंपनी एक गाड़ी बेचती है 10 लाख रुपए की, और जैसे ही उसने गाड़ी बेची
उसने 10 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, उसने एंट्री बनाई, रेवेन्यू क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट। हाँ भाई, कशिश बहुत जबरदस्त। इसके अलावा बताए भाई कोई? हाँ भाई, कुछ गलत नहीं हो रहा यहाँ पे? हाँ भाई, जबरदस्त, बताओ, थोड़ा सा बताओ। सर क्या क्या सर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? सर क्या एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? नहीं सर, लेट से कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? सर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सर लेट से पहली कौन सी? कार। दूसरी कौन सी? वारंटी। तीसरी कौन सी? फ्री सर्विस। तो बच्चों, जब गाड़ी बिक गई तो क्या 10 लाख रुपए का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लूं? सर ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? हाँ भाई। सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है? सर इस ट्रांजैक्शन प्राइस को क्या करना पड़ेगा? बच्चों समझ में आ रही है बात? तो लेट से सर कार की वैल्यू निकली 8 लाख रुपए, वारंटी की वैल्यू निकली 1.5 लाख रुपए, फ्री सर्विस की वैल्यू निकली 50,000 रुपए। सर जब अब आपने अगर सिर्फ गाड़ी बेची है, सर अगर आपने गाड़ी बेची है तो आप रेवेन्यू भी किस हद तक, बिकॉज आपने ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर ली है, तो रेवेन्यू भी किस हद तक रिकॉर्ड होगा? सर अभी वारंटी क्लेम पे आई नहीं है, अभी सर्विस दी नहीं है, तो सर ये वाला रेवेन्यू अभी आप रिकॉग्नाइज, ये तो ओवर द टाइम होगा। सर ये तो ओवर द टाइम होगा, सर ये कब हो जाएगा? जिन्होंने IFRS 15 पढ़ा हुआ है, उनसे बात कर रहा हूँ फिलहाल। जिन्होंने IFRS 15 पढ़ा हुआ है, प्यारे बच्चों से, उनसे बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है हम सारे? सर आप समझ रहे हैं किस तरीके से इन वर्ड्स के बेसिस पे आप एक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं यार। आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया होगा। आप कह सकते हैं कि जी मैनेजमेंट ने रेवेन्यू IFRS 15 के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, जबरदस्त देखें यार। अब माशाल्लाह, यार अब माशाल्लाह देखें, जब ये एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे ना इंशाल्लाह, जब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा सर कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है ना, इंशाल्लाह ये बढ़ेगी। सर ये सारी चीजें पढ़ी हुई है आपने, जिसने IFRS में नहीं भी पढ़ा वो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे यार। तो आप समझ रहे हैं सर किस तरीके से? सर देखें, हम इन एग्जाम्पल से चीजों को लिंक कर रहे हैं सर, किस तरीके से सर हम अब वाकई में सर, अब हम बैठ के ये सोच रहे हैं कि सर एयरलाइन कंपनी का क्या हाल होगा, सर ये एमिरेट्स का और कतर एयरवेज का क्या हाल हो रहा होगा सर। सर अब हम वाकई में बैठ के सोच रहे होंगे सर ये पाक सुजुकी वालों का क्या हाल चल रहा होगा। माशाल्लाह एक चीज पढ़ी हुई होगी आपने, PP की इंपेयरमेंट और इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट। और अब सर आप क्या, अब सर इन्हीं सारी चीजों से सर हम माशाल्लाह इन सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे। हाँ उदय, क्या सवाल है, पूछें। जानी, बैंक में जो ब्रांचेस होती हैं वो PP में नहीं आती, वो सारी की सारी क्लब हो जाती हैं और बैंक की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ब्रांचेस के अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनते। तो अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की 2000 ब्रांचेस है, वो 2000 ब्रांचेस PP में नहीं आती। एक ब्रांच ने अगर 100 रुपए का एडवांस दिया हुआ है तो वो हेड ऑफिस के सारे एडवांसेस से क्लब हो जाएगा। और बैंक के पास कोई एज सच प्लांट एंड मशीनरी नहीं आ रहा होगा यार। बैंक के पास एज सच कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं आ रहा होगा। उनके पास PP में क्या आ रहा होगा? AC आ रहे होंगे, चेयर्स आ रही होंगी, टेबल्स वगैरह आ रहे होंगे। अच्छा जी, जबरदस्त। अबे यार, हुदैत लांती, अब क्या तू AC के ऊपर भी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करवाएगा यार? हाँ।
जी पूछें, क्या क्वेश्चन है? अगर फेयर वैल्यू अभी भी ज्यादा है तो जो आईएएस कहता है उसको फॉलो करें ना, फिर शायद इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ना हो। मैं तो एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से वैल्यू इन यूज चेंज हो जाती है, किस तरीके से एक रेगुलेशन की वजह से, एक कॉम्पिटिटर की वजह से कंपनी की वैल्यू इन यूज चेंज हो जाती है। बिल्कुल, हम सिर्फ ऑडिट की सैर कर रहे हैं, सिर्फ 1.5 घंटा बैठ के सिर्फ एक 2 घंटा बैठ के सिर्फ एक वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडिट रिस्क है क्या। और देखिए बच्चों, कुछ जो भी पढ़ेंगे ना, जो भी पढ़ेंगे वो हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से डेविएट नहीं करेगा, वो सारा आंसर वहीं से निकलेगा। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। जाके देख लो ऑडिट के 5 एलिमेंट्स। क्लियर है भाई सारे यहां तक? सर अब सेकंड चीज, सर जब आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं, जब आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसा कहता है एक और काम करो, एक और काम करो। ये देखो कि भाई कंपनी बनी है तो कंपनी के पास पैसा कहां से आया। हाँ भाई, पैसा कहां से आता है कंपनी के पास? हाँ भाई, पैसा कहां से आता है? भाई या तो शेयर होल्डर से आया होगा, या फिर, हाँ भाई जबरदस्त जबरदस्त। सर लेट से बैंक से लोन लिया हुआ है। प्यारे बच्चों, लेट से बैंक से लोन लिया हुआ है। सुनना मेरी बात, बच्चों लेट से बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक लोन लिया हुआ है। प्यारे बच्चों सुनो, सर एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, क्या रिस्क है? जबरदस्त सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस सही कैलकुलेट नहीं किया होगा, बहुत जबरदस्त प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त। और बताओ यार, बैंक से लोन लिया हुआ है। काशिफ बहुत जबरदस्त। सर एक कंपनी थी, उसको 30 मार्च 2020 को एक लोन की रीपेमेंट करनी थी। यार एक सेकंड ठहरो, मैं चार्ज पे लगा लूं, एक सेकंड ठहरो। सर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, सर लेट से मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है। सर 30 मार्च 2020, ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 मार्च 2020 को मुझे एक लोन की रीपेमेंट करनी थी। हाँ भाई। और सर 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। सर 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। सर मैंने दुकान ही नहीं खोली सर, दुकान ही नहीं खोली तो सर पैसा ही नहीं आया, सेल्स ही नहीं कर सका। सर जब सेल्स ही नहीं कर सका तो सर कोई कैश ही नहीं है मेरे पास। सर जब कैश ही नहीं है, हाँ भाई, तो सर क्या बैंक को रीपे कर सकेंगे? सिर्फ फिलहाल इतना जवाब दे दो कि क्या बैंक को रीपे कर सकेंगे? बच्चों क्या यहां तक क्लियर है? चलो मुझे एक बात बताओ, सर लेट से मैंने डिफॉल्ट कर दिया, अब क्या करूं? सर मैंने डिफॉल्ट कर दिया सर।
बच्चों मेरी बात सुने यार, हुदैत तुम जवाब देना इसका। सर, लेट से जो मैंने लोन लिया था वो 2019 में लिया था। सर रीपेमेंट कब करनी थी? 2020 में भी करनी थी, 2021 में भी करनी थी, 22 में भी करनी थी, 23 में भी करनी थी, 24 में भी करनी थी। सर जो मुझे यहां तक रीपेमेंट करनी थी, ये मेरी सारी की सारी कौन सी लाइबिलिटीज होगी? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और सर जो 1 साल के बाद करनी है सर, ये सारी कौन सी होंगी? बच्चों ऐसा ही है सर, जब भी एक कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक करता क्या है? बैंक उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है। और सर एग्रीमेंट में क्या करता है वो? सर एग्रीमेंट में एक कंडीशन डाल देता है। सर एक कंडीशन डाल देता है। और सर वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन ये होती है, वो कहता है अगर तो आपने डिफॉल्ट किया, अगर तो आपने डिफॉल्ट किया तो यार बात सुनो, एक कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, क्या बैंक, सुनना बच्चों कॉमन सेंस है, अगर एक कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इट मींस उसके पास इश्यू है, वो पैसा नहीं पे कर सकती। क्या बैंक 5 साल तक वेट करता रहेगा उसका? तो बैंक क्या करेगा? बैंक एक कंडीशन डालता है, बैंक कहता है मैं सारा पैसा, भले ही लोन मैंने 5 साल के लिए दिया है, भले ही तुमने रीपेमेंट 5 साल में करनी है, नहीं, लेकिन अगर डिफॉल्ट किया यार देखो, मैं सारा पैसा, सारा पैसा कब मांग लूंगा? सारा पैसा कब मांग लूंगा? मैं सारा पैसा फौरन मांग लूंगा। बच्चों मुझे बताओ इस सिनेरियो में व्हाट इज ऑडिट रिस्क? प्यारे बच्चों देखो, आप समझाना यार, उदय जवाब दो यार, इस पूरे सिनेरियो में व्हाट इज ऑडिट रिस्क? सर जीएस सर, पीआईए ने लोन लिया हुआ था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, आप पीआईए का ऑडिट कर रहे हैं, पीआईए ने डिफॉल्ट कर दिया, पीआईए ने डिफॉल्ट कर दिया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। मुझे बताएं पीआईए के लिए क्या रिस्क है, आप पीआईए का ऑडिट कर रहे हैं। सर पीआईए को सारा पैसा इमीडिएटली पे करना पड़ेगा, हाँ तो रिस्क क्या है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या है? नमीरा बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या है? प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन बताओ, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या थी? एफ एस में नॉट बी इक्वल टू IFRS। प्यारे बच्चों बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग रहा है, तो मुझे बताएं यार यहाँ पे IFRS की कोई नॉन कंप्लायंस हो रही है? अब्दुल राफे बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बताओ शेरोज बताओ क्या है? सर जब बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग रहा है, सर क्या अभी ये नॉन करेंट लायबिलिटी दिखाना जायज है आपके लिए? बच्चों समझ में आ रही है? देखिए, पीआईए डिफॉल्ट कर जाएगा, पीआईए पैसे पे नहीं कर सकता, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। तो इस सिनेरियो में कौन से क्या आईएफआरएस की इंप्लीकेशन है? सर ये नॉन करंट लायबिलिटी थोड़ी है सर, अब ये क्या है आपकी? ये सारी की सारी आपकी करंट लायबिलिटी है। बच्चों क्या यहां तक क्लियर है? जैन बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। यार प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा। जितना मैं पूछूं सिर्फ उसका जवाब दे दीजिएगा प्यारे बच्चों मुझे। जितना मैं आपसे पूछ रहा हूं
सिर्फ मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा। प्यारे बच्चों, क्या ये क्लियर है कि व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस may not be equal to IFRS। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा जी। सर क्या ये जो वर्ड आ रहा है इसमें एफएस और आईएफआरएस, सर ये कहां से लिंक होके आ रहा है, क्या ये क्लियर है? सर क्या लॉजिक है सर इस डेफिनेशन के पीछे, क्या लॉजिक है? क्या ये क्लियर है कि इस डेफिनेशन के पीछे लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है जानी, जबरदस्त बताओगे? कोई लॉजिक बताओगे? शहजाद बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हाँ भाई, कोई बताएगा लॉजिक? सर ऑडिटर्स में एफएस और आईएफआरएस का वर्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन भी क्या देता हूं? जबरदस्त सर, मैं ओपिनियन में तो ये देता हूं कि एफएस इज इक्वल टू आईएफआरएस। तो ऐसे नोटेड मेरा रिस्क है कि शायद एफएस आईएफआरएस के हिसाब से ना बने हो, और मैंने फिर भी ये कह दिया कि ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए हैं। अच्छा जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सारे? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो सर इट मींस, बच्चों इसका मतलब, मेरी बात सुनिएगा। सर इसका मतलब जब मुझे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। सर क्या काम करूं? बच्चों का रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। बच्चों क्या काम करूं? सर प्लानिंग में क्या काम करूं? सर किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूं? सबसे पहले किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूं बच्चों? सर एनवायरनमेंट में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूं सर? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या ये समझ में आ रहा है कि मैं जब इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लूंगा तो इससे वाकई में मैं कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं? जब मैं रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं तो मैं वाकई में कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं? जब मैं नेचर ऑफ द एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं तो मैं वाकई में कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं? सर पैसा बैंक से आया है तो मैं वाकई में कोई रिस्क, बच्चों ये क्या चार वर्ड्स क्लियर है? इनका रट्टा नहीं लगाया है क्या? ये चार वर्ड्स क्लियर है? क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों की कैसे इन वर्ड से मैं वाकई में ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं? प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड आइजा 315 है। हमने ये पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा? पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये चार वर्ड्स पढ़े, बस ये चार वर्ड्स पढ़े। और इन चार वर्ड्स के बाद हमने ये समझने की कोशिश करी कि सर हाँ सर, इन चार वर्ड से वाकई में मैं ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एंड हमने क्या पढ़ा? हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी, और वो डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन इज, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। बच्चों क्या ये पांच वर्ड्स क्लियर है? चले जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। किसी का कोई सवाल?
अच्छा जी, सर नेचर ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन। सर देखें, नेचर ऑफ द एंटिटी, अब कोई सवाल ना करें, मुझे एक सवाल का आंसर करने दो। सर नेचर ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन। सर सुनिएगा मेरी बात। सर नेचर ऑफ द एंटिटी, सर कंपनी के ऑपरेशंस क्या है? सर कंपनी का ऑपरेशन है कि वो गाड़ी मैन्युफैक्चर करती है। सर कंपनी का ऑपरेशन है कि वो बैंक है और वो कस्टमर से पैसा लेती है और आगे लोन देती है। सर दोनों जगह ऑपरेशंस डिफरेंट है, दोनों नेचर ऑफ द एंटिटी डिफरेंट है। बच्चों वो कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है, बच्चों लेट से एंटिटी कौन सी है? एआरटीटी। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या एआरटीटी में इन्वेंट्री का रिस्क होगा? सर क्या एआरटीटी में प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई रिस्क होगा? अच्छा जी, सर लेट से एआरटीटी का ईयर एंड है जून। बच्चों आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, आपने जवाब देना है। एआरटीटी का ईयर एंड है जून। सर आप सबके पेपर कब है? सर बैच कब से स्टार्ट हुआ? सर आपने फीस पे करी 18,000 रुपए। सर आपने फीस पे करी 18,000 रुपए। आपने मार्च में फीस पे कर दी 18,000 रुपए। बच्चों मुझे जल्दी से ऑडिट रिस्क बता दो। क्या IS 2 के हिसाब से कोई रिस्क है? क्या IS 37 के हिसाब से कोई रिस्क है? क्या IS 16 के हिसाब से कोई रिस्क है? क्या IS 36 के हिसाब से कोई रिस्क है? नहीं सर, किस चीज का रिस्क है? सर ये रेवेन्यू है आपका। सर एफएस में एक एलिमेंट आ रहा होगा रेवेन्यू। सर ये रहा एफएस। सर व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस में नॉट बी इक्वल टू IFRS। सर इस रेवेन्यू के ऊपर कौन सा IFRS? सर IFRS के हिसाब से। क्या सर अहमद अजहर 18,000 रुपए का रेवेन्यू मार्च में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्या ये रेवेन्यू? नहीं सर, ये कब रिकॉग्नाइज होगा? सर ये पैसे किस चीज के लिए, पैसे किस चीज के लिए लिए आपने? ताकि आप अगले 5 महीने स्टूडेंट को क्लासेस दे सकें, या अगले 6 महीने चले, 6 मंथ्स। तो बच्चों मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब कब सेटिस्फाई होगी? आज सेटिस्फाई होगी, आज पहली क्लास में सेटिस्फाई होगी मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होगी? सही लिखा है बच्चों? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सर जबरदस्त सर। बच्चों मेरी वापस से बात सुनिएगा। सिर्फ सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं यार, सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले रहे हैं। क्लियर है हम सारे यहां तक? चलें, एक एक दो। मैं यार माशाल्लाह जब ऑडिट करता हूं तो बहुत से सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने मुझे कुछ चीजें बतानी है बच्चों। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। चलें शहूद, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ही ने जवाब देना है, सही है? आप सबने जवाब देना है। सर पाकिस्तान में एक कंपनी है जो कि लेदर बनाती है, जो कि लेदर बनाती है। तो सर लेदर किस चीज से बनता है?
ऐसा ही है भाई। सर फिर करते क्या है सर, ये रॉ मटेरियल है सर, ये रॉ मटेरियल है सर, फिर करते क्या है सर, इस स्किन को एक प्लांट एंड मशीनरी में डालते हैं, और जिसके बाद एक आखिरी में प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है सर? लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं सर, शूज बन गए, वॉलेट बन गए। ऐसा ही है बच्चों। सर ये मेरी इन्वेंट्री है। बच्चों सुनिएगा, जैकेट बन गई, जबरदस्त। बच्चों हुआ क्या, सुनिएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को, और आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। सर हुआ कुछ इस तरीके से, पाकिस्तान करता क्या है सर, पाकिस्तान ये जो कंपनी है, इन लेदर को क्या करती है, इस लेदर को क्या करती है सर? सर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर, माशाल्लाह। हम लोग, क्योंकि सर देखे ना, पाकिस्तान में कुर्बानी माशाल्लाह इतनी होती है, जब कुर्बानी इतनी होती है तो हमारे पास तो ठीक ठाक स्किन एनिमल्स होते हैं, और जब स्किन एनिमल्स आते हैं तो जी बहुत सी कंपनीज बैठी हुई है जो कि उसको प्रोसेस करती हैं, लेदर बनाती है और सारा बाहर एक्सपोर्ट करती है। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? सर हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं सर, हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में। हमारी सबसे बड़ी मार्केट यूरोप की है, हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में। सर हुआ क्या सर, यूरोपियन, ये नाम सुना भाई आपने? सर यूरोपियन यूनियन ने एक कानून पास किया। बच्चों सुनना, यूरोपियन यूनियन ने एक कानून पास किया, और वो कानून क्या पास किया, वो कानून ये पास किया कि हर वो मुल्क जो कि चाइल्ड लेबर यूज करता है, जो कि चाइल्ड लेबर यूज करता है, उस मुल्क से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जो मुल्क चाइल्ड लेबर यूज करता है, जो बच्चों से मजदूरी करवाता है, उससे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ भाई। सर क्या ये कंपनी, प्यारे बच्चों, क्या ये कंपनी, क्या ये कंपनी, सर क्या ये कंपनी एक्सपोर्ट कर सकेगी? बच्चों क्या ये कंपनी एक्सपोर्ट कर सकेगी? सर जब ये एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या इसकी इन्वेंट्री बिकेगी? बच्चों क्या रिस्क है, प्यारे बच्चों क्या रिस्क है? सर ये इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? सर जब आप सर बात सुनेगा, जब आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही तो क्या प्लांट 24 घंटे खोल के रखेंगे आप? तो सर इस प्लांट एंड मशीनरी पे क्या रिस्क है? बच्चों एक चीज समझेगा बच्चों, एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। सर एफएस में क्या आ रहा था, इन्वेंट्री आ रही थी। सर एफएस में क्या आ रहा था, पीपी आ रहा था। इन्वेंट्री के ऊपर कौन सा आईएफआरएस? आईएस 2। पीपी के ऊपर कौन सा आईएफआरएस? सर इस सिनेरियो में डेप्रिसिएशन रेट का मसला नहीं है। सर इस सिनेरियो में डेप्रिसिएशन मेथड का मसला नहीं है। इस सिनेरियो में मसला किस चीज का है सर, कि आपका पीपी इंपेयर्ड हो चुका है। क्लास किसकी? क्या यहां तक क्लियर है भाई? चले जी, 1 मिनट में ऑफ कर रहे हैं, 1 मिनट में ऑफ कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली एक स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, सर यार हमने पढ़ाया होगा। आ, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे ले रहा हूं। सर नेचर ऑफ द एंटिटी,
सर नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है? सर कंपनी इंपोर्ट भी करती है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सर कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। जल्दी से आ जाओ जानी, जल्दी से बताओ। सोचो एक कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है वो भी यूएसडी में होता है, एक्सपोर्ट करती है वो भी यूएसडी में होता है। हाँ जी। अरसलान बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, मिसबा बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सर कौन सा आईएफआरएस? तो सर जब मैं इंपोर्ट करता हूं तो मेरे पास पेबल आ रहा होगा, मुझे पेबल को क्या करना पड़ेगा? सर जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चा समझ में आ रही है बात आप लोगों को? दी ऑडिट रिस्क कि जी मैनेजमेंट ने सही रेट नहीं लिया होगा। दी ऑडिट रिस्क मॉनेटरी एसेट रीवैल्यू होना चाहिए था, मैनेजमेंट ने रीवैल्यू नहीं करा। दी ऑडिट रिस्क जो नॉन मॉनेटरी एसेट लायबिलिटीज होते हैं उसको रीवैल्यू नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट ने उसको रीवैल्यू कर दिया होगा। एंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क? इन सबके बावजूद मैंने ये कह दिया कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए हैं। क्या यहां तक क्लियर है भाई? प्यारे बच्चों ये 4-5 वर्ड्स आपको समझ में आए? क्या सोचने की सलाहियत थोड़ी बड़ी बच्चों की किस तरीके से एग्जांपल से देखे मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं? मैं इंशाल्लाह आपके सामने 1000 एग्जांपल रखूंगा, आप फौरन से कह देंगे सर यहाँ पे ये रिस्क है। चलिए जी प्यारे बच्चों अपना अच्छे से ख्याल रखें, और इंशाल्लाह कल की क्लास में थोड़ा सा और पढ़ते हैं और इंशाल्लाह इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बुला लो उसको।